हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं दोस्तों आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन इंपोर्टेंट क्विक रिवीजन है ये, और ये लास्ट माइल का रिवीजन है दोस्तों। अगर सब कुछ देख चुके हो, कर चुके हो, तो 30 मिनट्स इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वेरी क्रूशियल हैं, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट मिल सकते हैं, आ सकते हैं, एक बार सरसरी निगाह से, सरसरी टाइम से 2x पे लगा के देख लो मेरे हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। बहुत ही इंपोर्टेंट है। रिक्वेस्ट है सबसे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे थोड़ा मोरल सपोर्ट और आपका प्यार हमें मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की बात होगी। पहली चैप्टर से बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन के बाद क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लेके आए। कौन सा? 1773 वाला, 1773 का एक्ट लेके आए। उसमें क्या क्या हुआ ये बताने वाला हूं उसमें दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे उस समय एलिजा एम्पे। ठीक है। और बंगाल के गवर्नर को दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया, यानी कि जी कर दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया। और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण काम हुए। काम और भी हुए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब 84 के बाद बोर्ड ऑफ काउंसिल वगैरह, ये सब सारी चीजें, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सेक्रेटरी वगैरह, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, सारी चीजें और भी हुई थी, और भी मुख्यालय बने थे। लेकिन बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई, कंट्रोल काउंसिल की स्थापना हुई, याद रखना। चार्टर एक्ट 1813, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध इसमें किया गया। और कंपनी को व्यापारिक जो एकाधिकार था, जो उसकी कॉमर्शियल मोनोपोली थी, उसको समाप्त कर दिया, चाय और चीन को छोड़कर। यानी कि चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी, बाकी का व्यापार सब लोग कर सकते थे। चार्टर एक्ट 1833, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, यानी कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे बड़ी बात, संपूर्ण भारत से मतलब है जो ब्रिटिश टेरिटरी थी जहां पर वो शासन कर रहे थे, उनका गवर्नर जनरल बना दिया चार्टर एक्ट 1833 ने। और पहला जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो चीन और चाय के साथ था, वो भी अधिकार कर दिया संपूर्ण तरीके से। गवर्नर जनरल की परिषद में दोस्तों चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी सदस्य, लॉ मेंबर को शामिल किया गया, और प्रथम लॉ मेंबर था लॉर्ड मैकाले। चार्टर एक्ट 1857 की बात करेंगे। इसी में विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई, यानी कि विधि बनाने के लिए। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया 1853 में। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब आते हैं भारत का शासन अधिनियम 1858। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद नाम दिया, क्योंकि जैसे ही 1857 में क्रांति हुई उसके बाद सारी चीजें बदल गई। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। राज्य सचिव जो है स्टेट सेक्रेटरी। भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश काउंट के अधीन आ गया। और दूसरा उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, यानी कि इसमें जैसे आर्टिकल 123 और 213 में इस समय राष्ट्रपति और गवर्नर जनरल देते हैं, वैसे ही भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई भारत परिषद अधिनियम से। अब भारत परिषद अधिनियम आते हैं 1892। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया दोस्तों। इसमें क्वेश्चन आंसर पूछने का अधिकार दिया गया, यानी कि पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं था, यानी कि आप कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, और राइट टू वोट नहीं था। लेकिन वार्षिक एनुअल बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इस 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी, ये याद रखना। विषयों को, यानी कि शासन जो अधिनियम 1919 है, इसके विषयों को 2 भागों में आरक्षित यानी कि रिजर्व और ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरित में बांटा गया। भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो चुकी थी, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्रीय बैंक व संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी में 1935 के बाद बर्मा को भारत से अलग कर दिया। 1935 सिंध व उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। अब बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा की दोस्तों। क्या था भारतीय संविधान सभा में? कैबिनेट मिशन योजना आई 1946, मार्च 1946 में। इसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये चुनी गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा कैबिनेट मिशन
योजना 1946 दोस्तों, ठीक है, गठन हुआ इसका। इसके सदस्य थे कुल 389 यानी कि 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत से थे 296 और देसी रियासतें उनसे 93 थे। महिला सदस्य याद रखना 15 महिला सदस्य थे इस कैबिनेट योजना में। प्रथम बैठक हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को। कौन कौन पदाधिकारी थे? अस्थायी जो है टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया सच्चानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष बने उनके कुछ दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ये लेके आए, पेश किया 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। पारित हुआ ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को। अंतिम बैठक हुई इसकी 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों। समझ गया आप? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। ये सारे आंकड़े आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। प्लीज लाइक शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। देखो, संघ समिति, संघ जो शक्ति समिति थी, और संघीय संविधान समिति, संघ की शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, ठीक है, जो रूल कमेटी थी, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, इस पर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति जो गठन हुआ उसका 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय समिति थी। तो प्रारूप समिति का दोस्तों 29 अगस्त 1947 को गठन किया, ये डेट याद रखना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक है, अब भारत का संविधान की बात करेंगे। भारत का संविधान दोस्तों ये आंकड़े आ जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और इसी दिन हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। निर्माण में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी जो इस समय 12 हो गई और 395 अनुच्छेद थे जो इस समय 400 प्लस हो गए। वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 465 अनुच्छेद हैं। ये प्रेजेंट सिनेरियो है, देख सकते हो आप। अब संविधान के सोर्स की चर्चा करेंगे मेरे भाइयों। ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इस बार भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। सो प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट द सोर्स ऑफ संविधान। ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली यहाँ से संविधान से ली। एकल, सिंगल सिटीजन असेंबली, विधि का शासन यहाँ से लिया ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट बात करेंगे यूएसए से क्या लिया। मूल अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट्स। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी भी अमेरिका से ली। और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू यहाँ से लिया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाना, जो इम्पीचमेंट होता है, वो यहाँ से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल बताइए 61, ये भी राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया, यानी यूएसए से लिया। उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया। और विधियों के समान संरक्षण भी, जो एक पॉजिटिव एक्ट है, वो कहां से, यूएसए से लिया। कनाडा से क्या लिया हमने, कनाडा से लिया हमने दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली। कैसी संघात्मक, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से लिया गया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, ये हमने कनाडा से सीखा और उससे लिया। आयरलैंड की बात करेंगे, आयरलैंड पर चर्चा करते हैं। आयरलैंड दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया याद रखना, यानी कि जो इलेक्शन है राष्ट्रपति का, वो वहां से लिया आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, किस आर्टिकल में होते हैं, आर्टिकल 80A में होते हैं। किस में होते हैं बताइए, उसमें जो मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड है राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति द्वारा, वो भी आयरलैंड से लिए गए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जर्मनी से हमने आपातकाल लिए। आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। और हमने सोवियत संघ से लिया, यानी यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिए वहां से। ठीक है, समान न्याय संहिता वगैरह। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली हमने दक्षिण अफ्रीका से। और जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यूएसए से क्या था, विधियों के समान संरक्षण, ये याद रखना। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया हमने कहां से, जापान से। ठीक है, अब उद्देश्य का देखते हैं प्रस्तावना। भारत होगा, क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गणराज्य। न्याय की बात करेंगे, कौन कौन से न्याय होंगे, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। स्वतंत्रता होगी, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी दोस्तों। समता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि इक्वलिटी की बात हो रही है, ये याद रखना, ये पॉइंट आते हैं। 42वें संविधान संशोधन की बात करें 1976 में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, एसएसआई बोलता हूं मैं इनको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ेंगे दोस्तों। केशवानंद भारती बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देश्य को क्या माना, संविधान का एक मूल भाग, बेसिक स्ट्रक्चर। नेहरू जी ने उद्देश्य को संविधान की आत्मा का, याद रखना। तो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, सोल ऑफ द क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी ने उद्देश्य को दोस्तों क्या क्या,
राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा के मुंशी साहब ने। कुछ और देखते हैं, देखो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। राष्ट्र प्रतीक की बात करेंगे, राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है। राष्ट्रगान, जनगण मन और वंदे मातरम, तिरंगा हमारा, ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबको पता होगा। अब बात करेंगे 7वें संविधान 1956 के द्वारा बनाए गए राज्यों का गठन। सबसे पहला जो पोटी श्री राम मल्लू की दोस्तों 1953 में मृत्यु हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश में करीब 56 दिन की हड़ताल पर रहे वो बेचारे, उनके दान आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो पहला नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर बना 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात करने वाले हैं गुजरात की। गुजरात बना दोस्तों 1 मई 1960, तो महाराष्ट्र में से निकलकर गुजरात बना 1 मई 1960 को, याद रखना। उसके बाद आ गया नागालैंड आपका, नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963 को, मतलब उसके 3 साल बाद सॉरी, गुजरात के 3 साल बाद 1 दिसंबर 1963 को करीब करीब नागालैंड बन गया। हरियाणा बना दोस्तों, हरियाणा से कौन कौन बना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, पंजाब वगैरह ये सब राज्य बने। तो हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966। तो याद रखना, पहला आंध्रा हो गया, वैसे पूछते नहीं आंध्रा पता होता है, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा ऐसे करके देखो। फिर हिमाचल बना दोस्तों 25 जनवरी 1971 को, क्या बना, हिमाचल। हिमाचल पहले दोस्तों क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बने। उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे, तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिल गया, 1972 को, 1 साल में। ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा, देखो मेघालय MMT पे मैं बात करता हूं कई बार, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों 21 जनवरी 1972 को, 1971, याद रखना। तो पहले मणिपुर, फिर उसके बाद मेघालय, फिर त्रिपुरा, MMT। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम नहीं है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सिक्किम, 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन आया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया 16 मई 1975 को। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का बने एमए की इन्होंने 20 फरवरी 1987 को। ये सारी डेट्स याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं आपके लिए, गोवा दोस्तों 30 मई 1987 को बना। 20 फरवरी में बन गए थे कौन कौन, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और ये गोवा बन गया 1987 में, 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ पहले बना, याद रखना, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, छत्तीसगढ़ सी, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, ऐसे करके याद करो, CUG यानी कि उत्तराखंड बीच में, जे बाद में। तो छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, और तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से हटकर 2 जून 2014 को नया राष्ट्र बन गया, 2 जून 2014 को दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यों के गठन के संदर्भ में। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया, उसके गठन के बाद 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे कौन, फजल अली एवं 2 अन्य सदस्य थे। इसके राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन 1953 में हुआ। फजल अली आयोग दोस्तों 1953 में बना। इसके सदस्य फजल अली, इसको हेड कर रहे थे KM पडिक्कर साहब और हृदयनाथ कंजरू। हृदय से किया उन्होंने, और ये बन गया कौन सा, पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश। कब बना भी होता है, 1 अक्टूबर 1953। उत्तर प्रदेश का गठन क्या, UP संयुक्त प्रांत का हिस्सा था, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, याद रखना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान 1 नवंबर 1956। अब बात करने वाले हैं मूल अधिकार। पॉइंट्स वही है इसमें कवर जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 6 प्रकार के राइट्स हैं आपको। समानता का अधिकार, इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ये डायरेक्ट क्वेश्चन RO में आया, जाके चेकआउट कर लो एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन डिक्टो यहीं से आया दोस्तों। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से 35 है। अब कुछ और इंपोर्टेंट बात करेंगे आपके लिए। देखो आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तो इंपोर्टेंट दिखाइए ना यार, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हमारा मोरल तो बढ़ाइए, हमारा थोड़ा मेंटल लेवल बढ़ेगा ना आप लोगों के प्यार से। चलिए मूल अधिकार की बात करेंगे। 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में दोस्तों। उसके द्वारा संपत्ति का राइट टू, जो संपत्ति थी, राइट टू क्या, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की सीढ़ी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में उसके तहत इसको विधिक अधिकार, याद रखना, लीगल राइट्स बना दिया दोस्तों। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ये है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोविशन, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण से लेके उत्प्रेषण तक 5 प्रकार की रिट, ये दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32
एंड आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट्स के पास राइट है, क्योंकि आप हाई कोर्ट्स में जब ही जा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, बट आप हाई कोर्ट में आपके लीगल राइट्स वायलेट होने पर भी हाई कोर्ट में जा सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की उद्घोषणा के दौरान, यानी आपने नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जो आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार है ये बताइए पहले, मैं ऊपर दिखा देता हूं भाई आपको, है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल जब आपको राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन लगा दिया गया है, तो आर्टिकल 19 में जो आपके राइट टू फ्रीडम है वो स्वतः सेल्फ ही क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 358, यानी कि आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से डायरेक्टली खत्म कर देगा। नेक्स्ट बात करने वाले, इधर आ जाओ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसबी की चर्चा करने वाले अपन। इसका उबंध संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। 36 में क्या दिया है, उसकी लैंग्वेज राज्य की परिभाषा। यह गैर वाद योग्य, यानी आपको एनफोर्स नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कर सकते, वही बात है गैर वाद योग्य। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मूल कर्तव्य। तो भाग 4A में, क्या मूल संविधान में ये थे, नहीं, ये बाद में आर्टिकल भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो स्वर्ण सिंह समिति जी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सिफारिश की। सिफारिश 75 में ही कर चुके थे, लेकिन 76 में इनको जोड़ दिया गया। प्रारंभ में ये मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी 10, अब हो गई 11। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जो माता पिता हैं या जो गार्जियन है उनकी ड्यूटी है कि वो इनके लिए प्रावधान करें। राइट टू एजुकेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सबको कराना चाहिए। अगर आपको पास पैसा है तो पड़ोसी को हो, आपका जो गरीब लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना जरूरी है। चलो, भारत का राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक होगा, संघ की कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करेंगे, उनकी पदावधि 5 वर्ष होती है। निर्वाचन मंडल क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखो, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट साहब, आर्टिकल 53 में ऑब्वियस है, आर्टिकल 53 है उनके लिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, यानी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो निर्वाचन मंडल में सहयोग करेंगे। राज्यों की विधान सभाओं जो एमएलए चुने थे, एमएलए होते ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर ही होंगे, यानी कि सारे इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति जी को चुनेंगे। और हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है उसके भी इलेक्टेड मेंबर, जो दिल्ली में कितने 70 और पुडुचेरी में करीब करीब 40 है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 40 है। ये जो एमएलए हैं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी निर्वाचन मंडल में सहायक होंगे राष्ट्रपति साहब के। त्यागपत्र राष्ट्रपति जी किसको देंगे, उपराष्ट्रपति साहब को। वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र सौंपेंगे, जो आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के। चलो, महाभियोग हटाया जा सकता है किसके द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा। भारत के नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, और उनकी योग्यता इतनी हो कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो योग्य हो जाए। ठीक है, शपथ कौन लेंगे, शपथ भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध, अगर उनकी अनुपस्थिति यानी कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उनकी जगह जो वरिष्ठ यानी कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके समक्ष राष्ट्रपति साहब क्या लेंगे, दोस्तों, शपथ लेंगे दोस्तों। अब मुझे बताइए अभी कौन से, देखो मैं बताऊं, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी.आर. गवई साहब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 क्या है इसको समझो। लाया जा सकता है इधर लोकसभा और लोकसभा ने किसी भी सदन में आप ला सकते हो इस प्रक्रिया को। पारित होगा दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा, यानी कि टोटल संख्या की बात करें, मान लो अगर बात करते हैं कि टोटल मेंबर है 150 मेंबर है, तो भाई 100 मेंबर चाहिए, यानी कि वो 2/3 कर लो इसका। तो अभी कितने मेंबर है, 543, और उनका 2/3 चाहिए। अब उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, आर्टिकल 64 में मैंने बताई। कार्यकाल 5 वर्ष का, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, बिल्कुल यूएसए की तरह नहीं है। निर्वाचन इनका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय पद द्वारा चुने जाते हैं। इसमें जो है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों प्रकार के एमओएमपी साथ देते हैं दोस्तों। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं इनको, याद रखना। उपराष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब शपथ दिलाते हैं। भारत के नागरिकों 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होने चाहिए। त्यागपत्र किसको देंगे, ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहाँ, आर्टिकल 74 से लेके, ठीक है, आगे तक रहती है। 70 मतलब 1 कितना 79 में भी है, 8 में 122 तक। ठीक है,
को पूरी पार्लियामेंट की बात करूं तो इसमें कौन सा शामिल होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। याद रखना, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री, उप मंत्री भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। हटाया जा सकता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या। 91वां संविधान संशोधन आया कब? 1967 में, उसके द्वारा ऐसा बोला गया था। और उत्तरदायी होती है लोकसभा के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 में दोस्तों। अब बात करते हैं महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार के सर्वोच्च विधि सलाहकार होंगे, परिचय इनका यही है। आगे बात करते हैं योग्यता। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। अधिकार क्या है? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है इनको। संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु राइट टू वोट नहीं है, वोट नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 3 वर्ष का कार्यकाल है वैसे तो, लेकिन ये राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है कैग, आर्टिकल 148 से लेके 1 कब तक है? 48, 49, 50, 51, 51 तक। तो 4 आर्टिकल है इनके। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है कार्य क्या है इनके। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इनका 6 या 65 वर्ष हो सकता है, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं रहते। ये कौन? कैग साहब, कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ जनरल दोस्तों इंडिया। कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण, रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति देते हैं पार्लियामेंट को। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद के अंदर राज्यसभा से बनती है, लोकसभा से बनती है, राष्ट्रपति से बनती है। ठीक है, राज्यसभा किसमें? आर्टिकल 79 में, लोकसभा 80 में और राष्ट्रपति बताइए किस आर्टिकल में। राज्यसभा की बात करें देखो आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा। लोकसभा कब है? 81 में। 79 में पार्लियामेंट है टोटल, यही तो बोला मैंने। गठन तिथि देखो इसकी, तो जो गठन है राज्यसभा का आर्टिकल 80 में 3 अप्रैल 1952 को हुआ। प्रथम बैठक हुई इसकी 13 मई 1952 को। और उच्च सदन है, स्थायी सदन है। सदस्य संख्या देखें तो निर्धारित है 250, इसमें से 238 होंगे निर्वाचित इलेक्टेड और 12 होंगे मनोनीत। 12 कैसे होंगे? राष्ट्रपति जी द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाएगा। वर्तमान में कितने अभी? 245, इसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं, यानी कि 5 सदस्य अभी नहीं है, 245 है वर्तमान में। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, कार्यकाल 6 है और पदेन सभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। 1/3 सदस्य इसके दोस्तों 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आर्टिकल 81 की बात करेंगे, लोकसभा अनुच्छेद 81 में क्या है? यह निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। सदस्य संख्या देखेंगे तो निर्धारित है 550, लेकिन 530 राज्यों से और 20 यूनियन टेरिटरी से। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543, 7 कम है। 524 राज्यों से ये पूछ सकते हैं और 19 यूनियन टेरिटरी से, ये याद रखना डाटा। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल 5। प्रथम अधिवेशन हुआ 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर दोस्तों। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों, आर्टिकल 108 में, वेरी इंपोर्टेंट। क्या है कारण? किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति साहब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, विधेयक पारित होता है इसमें कौन सा? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये और साधारण बहुमत है इससे पारित होता है। ये संविधान संशोधन विधेयक के बारे में ये बैठक नहीं बुलाई सकती। अगर कोई संविधान में संशोधन हो रहा है तो ये बैठक यानी कि संयुक्त बैठक, ज्वाइंट बैठक जो है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। अब तक बुलाई है 3 बार, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं वित्त समितियों की। वित्त समितियां क्या? प्राक्कलन समिति, वित्त समितियां, फाइनेंशियल कमेटी की बात कर रहा हूँ। तो प्राक्कलन समिति कैसी है? वित्त समिति है, लोक लेखा समिति है और लोक उपक्रम समिति है। प्राक्कलन समिति मतलब एस्टिमेट और लोक पब्लिक एक्सपेंडिचर होगी और लोक उपक्रम होगी दोस्तों। और जो प्राक्कलन समिति है उसके कुल सदस्य कितने? 30, केवल लोकसभा में होते हैं। इसके 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। और जो लोक लेखा समिति है दोस्तों उसके 22 सदस्य, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति की बात करने वाले हैं अपन, इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धन विधेयक क्या है? आर्टिकल 110 में निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है, पेश किया जाता है लोकसभा में और राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम 14 दिन तक। जो मनी बिल की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका एकीकृत न्याय प्रणाली है, सर्वोच्च न्यायालय ऊपर होता है, उच्च न्यायालय फिर होता है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 की। क्या हो दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ। न्यायाधीशों की कुल संख्या इसमें 33 न्यायाधीश है, एक उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की यानी कि उसकी रिटायर्ड की एज है 65 वर्ष, न्यूनतम एज कोई नहीं है। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है?
भारत के नागरिकों, उच्च न्यायालय या ऐसे हाई कोर्ट या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों दोस्तों, या तो उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रहे हों, राष्ट्रपति की राय में पारंपरिक यानी कि विधिविद्ता हो, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इनको कैसे हटाया जाएगा, हटाने से पहले ये देख लो यहाँ पे न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम में शामिल भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और होते हैं कॉलेजियम में दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे जो कॉलेजियम की क्या करेंगे, कॉलेजियम का निर्माण करेंगे, और राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। और न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। याद रखना, जो जज है उनको, जजों को राष्ट्रपति साहब शपथ दिलाएंगे। न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। ये इनको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को। अब बात करेंगे उच्च न्यायालय के जज, आर्टिकल 214 में क्या है। उच्च न्यायालय के जजों में वर्तमान कुल संख्या 25, कितनी है, 25 गॉट इट। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करते हैं, जो हाई कोर्ट के, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। इनको राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य का राज्यपाल। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको संबंधित राज्य का राज्यपाल देगा। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता है भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्ष तक इस न्यायालय में रहा हो दोस्तों। न्यायाधीशों की जो हाई कोर्ट के हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है 62 है। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार और असमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। अब राज्यपाल की बात करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पदावधि इनकी सामान्यतः राष्ट्रपति के प्रसाद 5 वर्ष रहती है। शपथ ग्रहण करते हैं ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। कौन, ये राज्यपाल साहब। और भारत के नागरिकों 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, ये इनकी अर्हता है। अब बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद की दोस्तों, 2 इंपोर्टेंट है, ठीक है। नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपते हैं ये। आकार है वही राज्यसभा। राज्य की विधानसभा सदस्यों का कुल संख्या के 15% तक है, किंतु 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य मंत्री, यानी कोई मंत्री बिना किसी सदन की सदस्य बने मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 माह तक। 6 माह तक उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब बात करेंगे राज्य के महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 में। नियुक्ति कौन करता है इसकी, राज्यपाल। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार परिचय होता है इसका, ये परिचय है। कार्यकाल राज्यकाल के प्रसाद पर्यंत। अब राज्य विधानमंडल के अंग की बात करेंगे, इसमें राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद यदि है तो। विधानसभा की बात करेंगे दोस्तों, क्या है, देखो विधानसभा सदस्य की जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सीटों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अधिकतम आबादी सिक्किम में 32 है और गोवा तथा मिजोरम में 40 है। याद रखना, सिक्किम में कितनी है, 32, और गोवा और मिजोरम में 40 है, ऐसा क्वेश्चन आता है। सदस्य समाप्त हो सकती है सदस्यता सदन की बैठक में बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 403, और न्यूनतम सीटें किसमें अभी बताई हमने, 32, सिक्किम में दोस्तों। विधान परिषद की बात करेंगे, सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3, यानी कि जो राज्य विधानसभा है उसका 1/3 होगा। न्यूनतम 40 से कम नहीं होंगी। विधान परिषद युक्त राज्य, देखो इसमें 6 है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद में, बिहार में 58, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्रा में 58 और तेलंगाना, यानी आंध्रा और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, ठीक है। ये एक स्थायी सदन है। सदस्य बनने की अर्हता इसकी, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 6 साल का कार्यकाल है। ये सब चीजें इनके बारे में। अब बात करते हैं भारत का संविधान दोस्तों, भाग 20 में आर्टिकल 368 के बारे में। क्या है, संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन नहीं कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है। ये पार्लियामेंट का काम है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन संख्या में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपाल की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368, और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ये याद रखना, बाध्य, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण उसकी
सहमति से पहले ही वो पारित किया जाता है। अब स्थानीय स्वशासन की बात करने वाले अपन क्या है, देखो पंचायती राज प्रणाली के द्वारा इसको लाया गया। स्थानीय स्वशासन की बात होगी, शुरू किया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, जो 1957 में 1957 में आई है। ठीक है, कुल विषय इसमें 29 थे और लॉर्ड रिपन इसके जनक माने थे। राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत 3 स्तर होते हैं और संवैधानिक दर्जा दिया 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में और 24 अप्रैल 1993 से लागू है। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 से। सेम बात करेंगे नगरीय शासन प्रणाली, कुल विषय 18 हैं, इसमें कितने 29 विषय थे। संवैधानिक दर्जा मिला 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ये 1 जून 1994 से लागू हुआ। इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है दोस्तों, समझ गए। शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अब बात करते हैं क्या है पंचायती राज प्रमुख समितियों की दोस्तों, समझो। प्रमुख सुझाव थे इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बात हुई, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की 3 स्तर की पंचायती राज प्रणाली की बात हुई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर। अशोक मेहता समिति आई 1977 में। प्रमुख सुझाव थे 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात हुई, खंड पंचायत और जिला पंचायत। जीवी केशव समिति आई 1995 में, जीवी केशव राव मतलब जी के राव समिति 1985 में, 1985 में। पीके थंगन समिति आई 1988 में। मैच करने का आते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं, तो पीके थंगन का भाई 1988 में। और उसके बाद लक्ष्मी एल एम सिंघवी समिति आई 1986 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की इसी समिति की सिफारिश पर आधार पर दिया गया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, लक्ष्मी सिंघवी की समिति की सिफारिश पर 1986 में संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। तो पहले कौन सी आई, ये आई बलवंत राय मेहता समिति 1957 1957। फिर आई उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977। इन्होंने 2 स्तरीय, अशोक मेहता साहब ने 2 स्तरीय खंड पंचायत और जिला पंचायत की सुझाव दिया 77 में। जी के राव समिति आई, जी वी के राव, ठीक है, बिट्टल भाई और ये जी वी के राव 1985 में। केशव समिति 1985। लक्ष्मी सिंह समिति आई 1986 में, इसी के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पीके थंगन समिति आई 1988 में। अब बात करते हैं पंचायती राज व नगर निगम की दोस्तों। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है इसका। सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1 तय होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष है। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीटों पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर करना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है, ये याद रखना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी बात करेंगे अपन आज, वित्त आयोग 1900 आर्टिकल 280 वित्त आयोग गठन करते हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में। कार्य सुझाव है इसके संघ और राज्य के मध्य करों का बंटवारा और राज्यों को अनुदान देना। ठीक है, और एक इसकी संरचना, एक इसके अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष पहले जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और 12वें डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें डॉक्टर विजय केलकर, 14वें डॉक्टर वाई रेड्डी, 15वें एन के सिंह और 16वें अरविंद पनगड़िया, याद रखना। और रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है, रिपोर्ट सलाह मानना इसकी बाध्यकारी नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में बना है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनता है, इसकी बात करेंगे बाद में, पहले चर्चा करते हैं इसकी। तो आर्टिकल 324 में ये क्या है, चुनाव कराता है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के भी चुनाव कराता है। विधिक अधिकार है, मतदान का अधिकार कैसा है, एक विधिक अधिकार, एक लीगल राइट है, याद रखना। मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। और इससे किससे बना है निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो सलाहकार होते हैं, इसके मुख्य साथ में होते हैं। प्रथम इसकी एज है कार्यकाल 6 से 65 वर्ष और राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वी एस रमा देवी, याद रखना। प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है वी एस रमा देवी, आ सकता है क्वेश्चन। वेतन, भत्ते और अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों के दोस्तों। अब बात करते हैं आपात उपबंध भाग 18 आर्टिकल 352 से 60। राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे 352 में। घोषणा हुई है 62, 71, 75 में, करीब 3 बार हो चुका है, याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल। कारण है इसका युद्ध के साथ, बाह्य आक्रमण के साथ और सशस्त्र विद्रोह, जिसको आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगर अब सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही ये क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा के संसद का क्या होता है, संसद का द्वारा अनुमोदन। राष्ट्र आपातकाल की दिशा में संसद के दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत से
1 माह के भीतर अनुमोदन चाहिए। और राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दिशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर चाहिए, और ये 1 माह के भीतर। वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 में। घोषणा करता है राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया था दोस्तों। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नजर में। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं। पहला संविधान संशोधन आया 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा, न्यायिक यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संबंधित कानून की 9वीं अनुसूची में डाला गया। 21वां संविधान संशोधन आया दोस्तों 1967 में। कौन सा 21वां? इंपोर्टेंट है बहुत, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 14 भाषा थी मूल संविधान में। और 24वां संविधान संशोधन आया 1971 में। संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग या मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन आया 1970 में। सिक्किम को सहयोग यानी कि एसोसिएट स्टेट बनाने का दर्जा मिला। 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और अब आया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें एसएसआई यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी सब जोड़े गए, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मूल कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4A अनुच्छेद 51 1 जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कौन कौन से? 39A आर्टिकल 39A जोड़ा गया। समान न्याय व निःशुल्क वैदिक सहायता जोड़ी गई दोस्तों। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, जो काम करते हैं वर्कर, उनका भाग लेना, ये आर्टिकल 43A जोड़ा गया 43 का। और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा आर्टिकल 48A जोड़ा गया। समझ रहे हैं आप? और लोकसभा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वें में। 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष, ये याद रखना। अब आते हैं 44वें संविधान संशोधन पे। क्या है? कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी हो गया। लोकसभा व विधानसभा को कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक असंधि सबसे सशस्त्र विद्रोह लाया गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर 300A में विधिक अधिकार लीगल राइट बना दिया। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन 1985 पे दोस्तों, 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 91 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर एनसीटी बनाया गया दोस्तों। अब और बात करते हैं 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। 70वें संशोधन अधिनियम 1992 से। 71वां संशोधन 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी, केएमएन और नेपाली, इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। डीपीएसपी आर्टिकल 45 की विषय वस्तु प्रवर्तित करने हेतु 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य यानी कि 6 से 14 वर्ष वाले को जोड़ दिया गया। 89वां संविधान संशोधन बात करेंगे 2003 में। एससी और एसटी के लिए अलग अलग आयु की व्यवस्था की गई। 89वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों। 91वां संविधान संशोधन आया 2003 में। इसमें क्या किया गया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद को 2003 में आया। इसका आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के से 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु संख्या 12 से कम नहीं होगी। 12 मिनिस्टर चाहिए। अब बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 92वां आया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। अब भाषा हो गई 8वीं अनुसूची में 22। 97वां संशोधन आया 2011 में। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 99वां संशोधन अधिनियम आया 2014। उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की व्यवस्था की गई, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। याद रखना कब? 100वां संविधान संशोधन आया 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण, और 101वां आया 2016 में जीएसटी को लेकर। 102वां आया दोस्तों राष्ट्र पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा, एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इन्होंने। नेक्स्ट बात करेंगे 103 पे, 2019 में आया इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए नौकरियां व शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण। 104वां संशोधन अधिनियम आया 2019।
लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण को अगले 10 वर्ष यानी कि 2030 तक बढ़ाना, और ये बढ़ा दिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंगल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की पहचान करने हेतु सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राष्ट्रीय अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया। संविधान के भाग 22 में देखो दोस्तों, भाग 1 में बड़ा कर दूं, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य भाग आर्टिकल 51A। भाग 5 में संघ और आर्टिकल 52 से लेके 151 तक 151 तक। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में क्या है। राज्य भाग 6 है। राज्य में अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 देखोगे तो आप निश्चित है, ये निश्चित कर दिया, रिपील कर दिया गया। भाग 8 देखो, संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 239 से 242 की बात हो रही है। भाग 9 पंचायतें आर्टिकल 243 से 243 पी तक। 9A नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपलिटी अनुच्छेद 243 ता से लेके या छा तक जेड टी तक। 9 का सहकारी समितियां 43 या जा से 43 या एन तक। भाग 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र आर्टिकल 244 से 244 ए तक, याद रखना ये। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 11, क्या है भाग 11, संघ व राज्यों के बीच संबंध आर्टिकल 245 से 63। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं वाद विवाद अनुच्छेद 264 और 300A में। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 वाणिज्य व समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आर्टिकल 308 से 323। भाग 14A अधिकरण आर्टिकल 323 से 323B। ट्रिब्यूनल 15 में भाग निर्वाचन आर्टिकल 223 से 329A। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 330 और 342 के ए। भाग 17 में राजभाषा आर्टिकल 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध आर्टिकल 352 से 60। भाग 19 में प्रकीर्ण आर्टिकल 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन आर्टिकल 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आर्टिकल 369 से 392। दोस्तों आर्टिकल 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आर्टिकल 393 से 395 की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हो गया आपका ये कंप्लीट। अब आते हैं उसकी अनुसूचियां 12 कौन कौन सी है। टोटल अनुसूचियों की बात करें, पहली अनुसूची में राज्य व उसके संघराज्य क्षेत्र की बात हो रही है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति राज्यपाल, ये 9 लोग हैं, याद रखना, राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के विधान परिषद के सभापति उपसभापति उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जज और कैग को मिलने वाले वेतन व भत्ते। यानी कि दूसरी सूची में इनको सैलरी और क्या क्या मिलता है, सैलरी हो गया, पेंशन एंड अलाउंस वगैरह मिलता है। तीसरी अनुसूची की बात करेंगे अपन भारत संघ में दोस्तों प्रमुख पदाधिकारियों शपथ और प्रतिज्ञा। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा के अनुरूप की बात हुई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में दोस्तों है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम में मणिपुर नहीं, उनके बारे में क्या है उपबंध और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध विशेष उपबंध छठी अनुसूची में। सातवीं में बात करेंगे भाइयों, क्या है सातवीं अनुसूची में संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। आठवीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है 22। नौवीं में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण। 10वीं अनुसूची में दल प्रवर्तन के आधार पर निरता के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और 12वीं सूची में नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व रिलेटेड है दोस्तों। अब भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं आपके लिए, ओनली फॉर यू। देखो आर्टिकल 1 है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करेगा, पतले कर लेता हूं थोड़ा ना। और अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखो आर्टिकल 2 में नए राज्यों को बनाना है, उसकी स्थापना करनी है, तो आप नए राज्य बनाएंगे ना। जैसे मान लो आपने नया राज्य बनाया, बांग्लादेश से लिया कुछ या पाकिस्तान से लिया, उसमें नया राज्य बनाया, कुछ टेरिटरी घेर ली, तो वो आर्टिकल 2 के तहत नया राज्य बनेगा। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना, सो प्लीज देखते रहिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 3। इसमें क्या होगा, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में नामों में परिवर्तन। जैसे कि मान लो यूपी से निकालकर उत्तराखंड बनाया, तो ये आर्टिकल 3 के तहत बनाया। आर्टिकल 5 देखो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 12 देखो राज्य की परिभाषा इसमें। आर्टिकल 14 विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण है, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यहां से क्वेश्चन आया था आरओआर में। आर्टिकल 17
अस्पृश्यता अंत, उपाधियों का अंत 18 आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 में दोस्तों वाक, छह तरह की स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आर्टिकल 20 अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक क्षमता का संरक्षण। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार व बलात्कार प्रतिषेध। आर्टिकल 23 में। 24 में दोस्तों कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 नहीं है, 29 है डायरेक्ट। क्या है आजो? अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। आर्टिकल 45 6 वर्ष या कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन दोस्तों। आर्टिकल 48 इंपोर्टेंट है, आया हुआ है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखो मैं एक बात बता दूं, यहाँ से आर्टिकल सब जितने आए हुए हैं ये, इसलिए मिस मत करना। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पृथककरण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य, जो भी बात हुई थी। आर्टिकल 52 मैंने बताया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट साहब बताए मैंने। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियत होंगी। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। याद रखना दोस्तों, देखो जो अनुसूची 2-3 है जिसमें, तो राष्ट्रपति के लिए उसमें शपथ का प्रावधान नहीं है, सिर्फ उसमें कितने लोग हैं मैंने बताया था, भी एक बार और दिखा दूं अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में भारत के संघ और प्रमुख पदाधिकारी शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप आर्टिकल 3 में लेंगे, राष्ट्रपति साहब नहीं लेंगे, वो आर्टिकल 60 में लेने वाले हैं और 69 में लेंगे उपराष्ट्रपति। 63 भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे 63 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 64 में क्या होगा, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, बताया मैंने ऊपर। 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, 74 में ऐसा कहा गया है। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होंगे दोस्तों एक। आर्टिकल 78 संसद का गठन होगा 78 में। ठीक है, आर्टिकल 85 देखो 79 में गठन, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, 79 में है। ठीक है, 79 में, और 80 में क्या है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। 85 संसद के 7वां सदाभाषण और बैठन। आर्टिकल 108 कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, याद रखना 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, नहीं रिकॉर्ड क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल 137 निर्णय या आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 137 में इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल्स। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट एक परामर्श करने का राष्ट्रपति की शक्ति है 143 में। 148 में कैग है। 152 में क्या राज्यों के राज्यपाल। 148 49 50 51 सब कैग से हैं। 152 राज्यों का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति। 63 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी 163 में। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करने वाले हैं दोस्तों, ये याद रखना। आर्टिकल 165 राज्य 165 ये क्या है, राज्य का महाधिवक्ता होगा। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन व सृजन, विधान परिषद व आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देगा। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और वहां 123 था, याद रखना, समझ रहे आप। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 226 में कुछ रिट जारी करने का दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्ति है, हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, सेट्रोरी हो गया, प्रोविजन हो गया, समझ रहे हैं। आर्टिकल 233 जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे आर्टिकल 233 में उसकी नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन इसी के अंडर होगा, जो यूनियन टेरिटरी है, आर्टिकल 239 में। 239 ए या काका दिल्ली के संबंध में प्रावधान है जो 69 में संविधान संशोधन में आई।
आर्टिकल 243 ए या का, उसमें ग्राम सभा होगी। आर्टिकल 243 बी या खा, पंचायतों का गठन होगा इसमें, और ए में क्या होगी, ग्राम सभा। इंपोर्टेंट है ये सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है भाइयों। अब आते हैं आर्टिकल 243 घा, जिसको हिंदी में घा देखना है और इंग्लिश में देखना है डी, 243 डी। क्या है इसमें, कलर चेंज कर दूं, चलो। पंचायतों का आरक्षण, रिजर्वेशन है 243 डी में, इंपोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 243 झा में चले जाओ, टीवी जो भी होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन, यानी कि उसका पुनर्वलोकन करना, और राज्य वित्त आयोग का गठन। तो ये 243 क्या है, के है, फाइनेंस कमीशन दोस्तों। और अनुच्छेद 243 टा, 243 क्या है, नहीं ये आई है, ये के है। पंचायतों का निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। एक मिनट वेट करो, ठीक है दोस्तों। देखो ये है जो वित्त आयोग वाला है, ये आई 243 झा आई, ये टी वाला है का 243 के, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 243 था, नगर पालिकाओं का गठन, ठीक है, क्या है, था। अब बात करेंगे 243 या घा, जिला योजना के लिए समिति। 249 है, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 249 में बना सकती है, याद रखना इंपोर्टेंट है ये। कौन सा वाला, ये आर्टिकल 249, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हित की विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। आर्टिकल 263, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 266, भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखा की समिति। आर्टिकल 267, भारत की आकस्मिकता निधि है। और आर्टिकल 279 ए की बात करेंगे अपन, तो क्या है, जीएसटी काउंसिल है। आर्टिकल 279 में याद रखना। आर्टिकल 280 है, वित्त आयोग 300 ए, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। ये क्या है, लीगल राइट है, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों। 315 में संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। और आर्टिकल 323 में है प्रशासनिक अधिकरण। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है। 30 में क्या है, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, 330 में याद रखना। और 332 में राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 338 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कौन सा, शेड्यूल कास्ट का कमीशन। 338 ए में है, शेड्यूल ट्राइब्स का कमीशन। 338 बी में है, ओबीसी का आयोग दोस्तों, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 350 ए, इसमें प्राथमिक स्तर पर दोस्तों क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं दी जाएंगी। 350 ए में। 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। आर्टिकल 356, राज्यों में संवैधानिक तथ्य के विफल हो जाने की दिशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध। 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संसद की संविधान की संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, जो भाग 20 में, आर्टिकल कौन सा है, भाग 20 में। ये यहाँ तक था दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। सबसे रिक्वेस्ट यही है मेरे भाइयों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट और प्यार मिले। तो मोरल सपोर्ट मिलेगा अगर आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिली इच्छा है कि 1000 प्लस व्यूज पहुंचाइए इस पे, वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, आप लास्ट माइल रिवीजन पर इसको डाल सकते हो बहुत अच्छे से। विद इन 30 मिनट्स में अगर 2x पे देखेंगे तो 30 से 40 मिनट में मुझे नहीं लगता कि आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए पैसा वसूल होगा, टाइम वसूल होगा। सबसे बड़ी बात, टाइम वसूल है आपको वीडियो होने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, गुड लक, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और हाँ, एक जरूरी बात, ये जितने आर्टिकल्स हैं सारे इंपोर्टेंट हैं, इनके सब आर्टिकल देखने तो आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत जरूरी ये है कि ये जो डेटा है ना सारा, इसमें तो थोड़ा सा डेटा ना कंपाइल है, बहुत अच्छे से कंपाइल करके दिया है, और वही पॉइंट आउट हुए हैं इसमें जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए आ सकते हैं, इसलिए ये डेटा बनाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगेन ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड लव यू ऑल।